वेलकम बैक व्यूअर्स। और इस वक्त इस टॉपिक को जो हम छोड़ कर गए थे ब्रेक से पहले कि बैनुल-अक़वामी अमन के हवाले से बात करेंगे कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अमन का क़याम और ख़ुसूसी तौर पर इस खित्ते की, इस रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सलामती किस हद तक ज़रूरी है। और फिर अगर हम ज़रा सा बात करें कि खुशहाली, तरक्की, सेहत और जो तालीम के मामला और रोज़गार, ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब तक अमन कायम नहीं हो जाता। और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई क़वानीन और मुआहदे नाफ़िज़ किए हैं, लेकिन बदकिस्मती से बाज़ ममालिक के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए पूरे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को दाव पर लगा देते हैं और उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आते हैं। ऐसा ही एक मुल्क है भारत, जहाँ जो बज़ाहिर तो ख़ुद को अमन पसंद ज़ाहिर करवाता है, लेकिन जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करता है। जो उसके यहाँ अक़लियतें हैं उसका तासुब होता है और हमसाया ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखला जैसे कि इक़दामात आप देख सकते हैं पाकिस्तान में वो किस तरह से कुछ ना कुछ मुदाखलत करता रहता है। बलूचिस्तान में जो उसने इंसर्जेंसी फैलाई हुई है, तो ये सब ऐसे इश्यूज़ हैं कि जो भारत की जानिब से क्रिएट किए गए हैं। और ख़ुद भारत में जो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स है, वहाँ पर आप देख लें, वहाँ पर भी कितनी इंस्टेबिलिटी है। जो वहाँ पर ज़ात पात का इशू है, उसके अपने जो अक़लियतें हैं उनके साथ जो इस्तेहसाल है, ये सब भी इंडिया को देखना चाहिए, लेकिन वो दरअंदाजी करता है तो पाकिस्तान की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आलमी तज्ज़ियाकार भी मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नवर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आलमी अमन पे बात हो रही है, ज़रा मैं चाहूँगा कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लें और जो व्यूवर्स आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ज़रा बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं कि आलमी अमन बेसिकली है क्या। अगर पीस की बात करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि दुनिया में जब से ये दुनिया बनी है, आप स्टोन एज से भी चले और आज तक आ जाए, दुनिया में कभी अमन रहा नहीं है। अमन के लिए कोशिशें जरूर होती रही हैं और मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ अदवार में जो चीजें हुई, अगर देखें वो ट्रेंच वॉरफेयर से शुरू करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखें, सेकंड वर्ल्ड वॉर देखें और दुनिया की बेताशा क्लैशेस देते हैं। लेकिन जब हम जिस दौर में रह रहे हैं, मॉडर्न वॉर में जो रह रहे हैं, इसमें बुनियादी तौर पे जब आप आलमी अमन को पढ़ेंगे तो आपको उसको नजर ही आएगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके आज तक जब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, और वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब यह है कि दुनिया में रहने सहने के जो मुल्कों के तरीके हैं, जो तवातर हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो कनेक्टिविटी है, जो तिजारत है, जो दिफा है, जो सोशल प्रोफाइल है, उसको एक दूसरे से बेहतर तरीके से लिंक किया जाए। इसीलिए यूनाइटेड नेशन का क़याम वजूद में आया था आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर के एक बेहतर वर्ल्ड ऑर्डर जो होगा और उसको इंश्योर करे कि यूनाइटेड नेशंस के लिए दुनिया में जंगें ना हो, और अगर जंगें हों, कोई क्लैशेज हो तो उनको टाइम पे कंट्रोल किया जाए। लेकिन पहली बात तो ये है कि उस वर्ल्ड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने में यूनाइटेड नेशन नाकाम हो चुकी है। वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बजाय अब यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन बन चुकी है। अच्छा, आपने जी जी प्लीज कंटिन्यू। दूसरी अगर आप चीज देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि इस दुनिया में अमन को खराब करने में सबसे ज्यादा किरदार जो रहा है वो अमेरिका का रहा है, जो दुनिया को अपने आप को दुनिया की वर्ल्ड पावर कहता है। लेकिन दूसरी जानिब तो डोनाल्ड ट्रंप अपना आपको नोबेल अमन इनाम याफ्ता कहलवाने के लिए पुरजोश हैं। कई जगह उन्होंने अमन के लिए कोशिशें भी, उनकी जो काविशें हैं वो भी नज़र आ रही हैं। तो वो फिर किस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये अमेरिका ही सब कर रहा है? नहीं, आप जंप करके बहुत तारीख को छोड़ के 2025 में आ गए ना। अगर आप अमेरिका का किरदार देखें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आप कोरियन वॉर देखें, आप वियतनाम वॉर देखें जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी ये करने की, और फिर दुनिया में जो दहशत गर्दी को सपोर्ट करता है अमेरिका, फाइनेंस करता है, CIA फाइनेंस करती है, आउटसाइड दी बॉर्डर्स किलिंग करती है। उसके बाद आपने देखा जो इराक को तबाह किया गया, लिबिया को तबाह किया। अभी ये तो आपकी नजरों के सामने ये चीजें सारे के सारी अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है। ट्रम्प तो अभी एक 2 महीने हुए ट्रम्प को आए हुए, तो उसका तो रोल जो है वो इन चीजों से अभी सिर्फ नोबेल प्राइज क्लेम करने से ही जा रहा है। अभी तक तो वो अपना रशिया और यूक्रेन की जंग नहीं बंद करा सका, जिसने कहा था मैं चुटकी में करा दूं। तो अब तक जितना अमन को तबाही और बर्बादी होती रही है, वो या इजराइल इन्वॉल्व है जो अमेरिका का एक नाजायज बच्चा है, या अमेरिका इन्वॉल्व। वेरी गुड, वेरी गुड। रशिया ने कहीं जाके हमला नहीं किया। रशिया ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब
जर्मनी की डिवीजन हुई थी या यूरोप की डिवीजन हुई थी, उसमें पार्ट में चाइना ने कहीं जाके हमला नहीं किया। चाइना जो है वो जाके छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट था। सोवियत यूनियन ने हमला किया था जब वो अफगानिस्तान के अंदर आए थे, फिर अमेरिकन ने आकर उनसे लड़ाई की अफगानिस्तान के अंदर से सोवियत यूनियन वापस। तो दुनिया में ये जो आलमी अमन जो है ये क्यों बर्बाद होता है? अब उसके अंदर दो और मुल्क कूद चुके। इसराइल तो मैंने बताया 1948 से गजा में जो कुछ कर रहा है आपको पता है। अब उसके अंदर एक बहुत बड़ा अपने आप को प्लेयर समझ जाता है इंडिया, जो समझ जाता है कि मैं इस खित्ते का अमेरिका हूँ। वो जाके वो आलमी अमन को तबाह करने के लिए उन्होंने कनाडा के अंदर सिखों को मारने की कोशिश की, अमेरिका में सिखों को मारने की कोशिश की, इंडिया में सिखों को, बरतानिया में जुर्म किया। उसके बाद उन्होंने कतर के अंदर वहां पे जासूसी के अंदर उनके 10 लोग पकड़े गए, सर्विंग ऑफिसर पकड़े गए। पाकिस्तान के अंदर उनका एक सर्विंग ऑफिसर पकड़ा गया। उसके साथ साथ अभी आप देखिए कि वो इजराइल के साथ वो किस तरह जाके खड़े हुए और उन्होंने उनको मदद दी कि जाके मुसलमानों को मारो। तो ये जो ममालिक हैं जो शिद्दत पसंदी पे बिलीव करते हैं, जो हेजेमनी पे बिलीव करते हैं, और उसके अंदर मैंने आपको बताया दुनिया के अंदर 3 ऐसे ममालिक हैं बुनियादी तौर पे। पहले अमेरिका था, अब उसके साथ अमेरिका और इजराइल था, जो 1948 से इजराइल गजा के अंदर जो कुछ कर रहा था फलस्तीनियों के खिलाफ, वो आपको पता है। और अब इसके अंदर इंडिया भारत शामिल हो गया। वेरी गुड पॉइंट ब्रिगेडियर साहब, आप बहुत अच्छी तरह इलेबोरेट करें। मैं चाहूंगा इसी चीज को जरा सा और आगे बढ़ाएं। आपने कहा कि ममालिक का किरदार है, 3 ममालिक को सरफहरिस्त रखा, यूएसए बिल्कुल सही, इजराइल बिल्कुल सही, इंडिया वेरी गुड, ऑन पॉइंट आपका जो है वो स्टेटमेंट था। अब जरा सा मैं चाहूंगा कि आप यूनाइटेड नेशंस की तरफ जाएं। यूनाइटेड नेशन का क्या किरदार था? कयाम तो इसलिए हुआ था ना कि अमन हो। क्या अमन कायम करने में अक़वाम मुत्तहिदा कामयाब रहा आपकी नजर में? मैंने आपसे अर्ज किया वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही, वो यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन बन गई। और कॉर्पोरेशन आर बीइंग रन बाय पावरफुल पावर्स, पावरफुल कार्टेल और पावरफुल इन्वेस्टर, और उसके अंदर के इन्वेस्टर था अमेरिका। आप देखिए यूनाइटेड नेशन का जो मैंडेट उठा के पड़े, उन्होंने कहा था हम दुनिया में जंगों को रोकेंगे। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का जो किरदार आपके सामने आ रहा है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन अमेरिका, नेटो और उसके जितने इत्तेहादी हैं उनको परमिशन दे रही है, रेजोल्यूशंस पास कर रही है यूनाइटेड नेशन के अंदर कि जाओ, आपको इजाजत है, जाके अफगानिस्तान को तबाह कर दो, इंडिया में इराक को तबाह कर दो, सीरिया को तबाह कर दो, जाओ मारो। जहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं वहां पे यूनाइटेड नेशन कहती है कि इन मुल्कों को सफाई हस्ती से मिटा दो। अभी सीरिया का क्या हाल हो रहा है वो सारा यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी है, जो कुछ सीरिया में आजकल हो रहा है। जो लानी आया था, जो इजरायली का पेड एजेंट था, वो वहां से निकल गया। आधे सीरिया में टर्की लड़ रहा है, आधे सीरिया पे रशिया लड़ रहा है, आधे सीरिया पे इजराइल कब्जा किए जा रहा है। यूनाइटेड नेशन तो एक स्टैगनिंग डक है ना, सिटिंग डक है, जो सिर्फ दुनिया के पैसे खाने के लिए, टीएडीए खाने के लिए, करप्शन करने के लिए और लोगों के बाद अपनी पोजीशन संभालने के लिए। और यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन खुद ये कहती है कि हम मसले हल करने के लिए नहीं बैठे, हम मसले मैनेज करने के लिए बैठे। तो इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस का किरदार सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक है और सिर्फ अपना एक पॉजिटिव इमेज बिल्डअप के लिए रह गया है, लेकिन असल में जो कोई जंगे रोकने में उसका कोई किरदार नहीं है। जो फैसला है वही अमेरिका का ही चलेगा। तो ये जो पीस ट्रीटीज होती हैं, जो अमन मुआहदे होते हैं, या फिर जो वियना कन्वेंशन हो गया, या फिर जो हमारी भारत के साथ वाटर ट्रीटी हो गई, तो इसका मतलब है इनकी कोई हैसियत नहीं है। और ये सिर्फ जो है जब भी अमेरिका का हुक्म होगा ये सारी खिलाफ वर्जियां होती रहेंगी, ट्रीटीज का कोई फायदा नहीं है। अगर ट्रीटी का फायदा होता तो यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास की थी ना कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट हैज टू बी सेटल्ड अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल लिविंग इन कश्मीर। तो उसके ऊपर 40 करारदादे मौजूद हैं, जिसके अंदर भारत ने भी कमिट किया था और नेहरू ने बाकायदा टेलीग्राम पाकिस्तान को दिया था। फिर नेहरू ने जाके यूएनओ में कहा था कि हम कश्मीर का मसला जो है कश्मीर के लोगों की मर्जी के मुताबिक डिसाइड करें। तो अगर कोई ऐसी बात होती, यूनाइटेड नेशन का रोल होता, तो वो चीज डिसाइड हो गई होती ना, सही कोई फैसला हो गया होता। आज तक उस पर कोई फैसला हुआ है? यूनाइटेड नेशन तालियां भी नहीं बजाती है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स के यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स वॉच। अब गाजा के अंदर 2 लाख लोग मर गए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि जी नेतन्याहू जो है वो इज इन्वॉल्व इन जेनोसाइड और वो वॉर क्रिमिनल है। तो अगर यूनाइटेड नेशन की कोई रेजोल्यूशन होती है, कोई उनकी कमिटमेंट होती, तो यूनाइटेड नेशन की एक फोर्स है जो एक मैंडेट के तहत, एक आर्टिकल के तहत काम कायम हुई है, ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है,
जिसका ये यूनाइटेड नेशन से लिंकेज है, तो वो कहती है उस फोर्स को जाके लैंड करो इन गाजा, वहां पे ये जुराइम जो है रोको और नेतन्याहू को गिरफ्तार करो। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, वो तो बाहर फेंस पे बैठे था, जो है वो रो भी नहीं रहे हैं, आंसू भी नहीं बहा रहे हैं। बिल्कुल, इसका मतलब यही हुआ ना कि दिखावे के लिए बस एक ऑर्गेनाइजेशन तो कायम कर दी, लेकिन असल में उसका कोई असर और रसूख नहीं है, वो अमेरिका के हुक्म के गुलाम है। बिल्कुल, वो अमेरिका ने कहा ना उनको कि आप हमें चिट देंगे, हमने इजराइल पे हमला, इराक पे हमला करना, उनका जवाब कर दो। उन्होंने कहा हमें चिट दे, हमने अफगानिस्तान पे हमला करा, उन्होंने 43 नेटो कंट्रीज पे जमा कर लिया कि जी आप भी पैसे दे दिए हमें। और उन्होंने कहा जी हमने जाके रशिया के अपना सोवियत यूनियन को बाहर निकालना है तो सऊदी अरब को भी शामिल कर दिया कि तू इतने $बिलियन आप देंगे, इतने हम देंगे, इतने फलाना देंगे। तो अमेरिका जो चाहता है वो कर लेता है, अभी भी जो अमेरिका चाहता है वो कर रहा है। तो बात ये है कि अगर तो यूनाइटेड नेशन का पावरफुल रोल होता तो वो नेतन्याहू को पकड़ के अभी तक उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाके उसके खिलाफ वार क्राइम का मुकदमा चला रहे होते। आखिर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मन थे, वहां पे उनका जो ट्रायल होता है न्यूरम्बर्ग गए, वहां पे उनके खिलाफ नहीं चार्जेस फ्रेम किए गए थे। तो वो अगर फ्रेम किए गए थे और हॉलोकॉस्ट का मुजरिम मामला, तो अभी गजा में तो हॉलोकॉस्ट से ज्यादा डबल हॉलोकॉस्ट बिल्कुल इससे डबल हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब, जरा तारीख से तो खैर हमें हमेशा सीखने को मौका मिलता है और आगे की स्ट्रैटेजी बनाने का मौका मिलता है। तारीख पर आपकी एक गहरी निगाह है, बड़े अच्छे से आपने एलेबोरेट की उन चीज़ों को जो इस वक्त व्यूवर्स को, लोगों को और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो पसंद करते हैं इस टॉपिक को, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक और आपका तज्जिया। सवाल ये है कि भारत की अगर बात करते हैं हम, अभी हमने एक जंग जीती है, अभी हम जो है वो इस बात पर बैठे हुए हैं कि वी आर द विनर्स, लेकिन भारत की सिचुएशन क्या है इस वक्त? क्या अंदरूनी उसके जो मामला हैं, बैरूनी जो उसके इक़दाम हैं, क्या मैच करती हैं चीजें? अमन है भारत में या ये सारी सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं? असल में भारत के जो लीडरशिप है ना, आज की जो लीडरशिप है, वहाँ पे क्या गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, 7 गैंग ऑफ क्रिमिनल्स जिसके 7 मेंबर थे। उसमें नरेंद्र मोदी टॉप पे है, फिर अमित शाह है, फिर अभी उसके साथ अनिल चौहान है, फिर मोहन भगवत है, फिर अपना अजीत कुमार ढेवल है। ये सारे लोग हैं जो गैंग क्रिमिनल्स हैं, जो मजहबी दहशतगर्द हैं। तो एक मजहबी दहशतगर्द है जो वो होते हैं जो पॉलिटिक्स को अंदर जो है वो मजहब का एलिमेंट शामिल कर लेते हैं, जैसे हिंदुत्व, ये उन्होंने फिलॉसफी बनाई और एक्सेप्ट ऑन टेररिज्म की फिलॉसफी है, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है, जो दहशतगर्दी पे फिलॉसफी है। और दूसरी बात है कि इंडिया में इस वक्त जो लीडरशिप है वो बड़ी बेगैरत और बड़ी बेशरम किस्म की लीडरशिप है, जिनको ना अपनी इज्जत की कोई परवाह है, ना हिंदू नेशन की इज्जत की कोई परवाह है। अभी कल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने जो भारत हक में इंडिया के 6 तैयारे गिराए या 5 तैयारे गिराए। दुनिया कहती है 5 है, हम कहते हैं 6, चलो 5 मान लेते हैं, चलो 2 मान लेते हैं। मतलब गिराए तैयारे, न्यूयॉर्क पोस्ट ने कहा, ब्लूमबर्ग ने कहा, वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा, उनके सीडीएस ने कहा, खुद ट्रंप ने कहा, लेकिन तभी इंडिया नहीं मान रहा, वो अपनी सुख की बर्दाश्त नहीं कर सकता। गिरे, अब हमारे तैयारे गिरे। हमने कहा कि जी हमने पाकिस्तान ने अकाउंटेबल होके अपने लॉसेस एक्सेप्ट कर दिए। हाँ जी, हमारे लॉसेस हुए, हमारे बलौरी पे एक ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर शहीद हुए, 3 जवान शहीद हुए हैं, हमारी मस्जिदों पे मारा गया है, हमारे मदरसों पे मारा गया है, हमारे लॉसेस हुए हैं, हमारे लोग शहीद हुए, हमने उनकी नमाज जनाजा अटेंड किए। अब हमने ये चीज मानी। भारत के अंदर कल एक बहुत बड़ा मुझे शर्म आ रही थी उस चीज को देख के कि इतनी बेगैरती हो गई है भारत में। उनका एक शो है वो कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन जिसको आप एक बहुत बड़ा एक्टर कहते हैं। मुझे तो उस पर लानत भेजने का दिल कर रहा था कि अमिताभ बच्चन तो तुम्हारा स्टेचर है दुनिया में, तुम ही सच बोलो, तुम भी नरेंद्र मोदी के कारिंदे बन गए। वो वहां बैठ के उसने अपने शो में एक वो कर्नल सोफिया कुरैशी को बिठाया होता है, एयरफोर्स को बिठाया था, जो पाकिस्तान की नकल करते हुए, नकल करने में तो एक्सपर्ट है ना, या मूवीज बना लेते हैं। उसके बाद एक नेवी का, और कहते हैं हमने 1 बजे शुरू किया और 1:30 बजे खत्म किया। यार 1 से 1:30 के दरमियान आपके 100 जहाज थे जो ऊपर जहाज में थे, हमारे 43 जहाज 44 जहाज में थे, हमने आपके 6 जहाज मार गिराए। एक भटिंडा के नजदीक एक जहाज गिरा था, उसकी तस्वीर हिंदू अखबार ने लगाई, आपकी हुकूमत ने उस अखबार को बैन करके खबर हटा दी और जो वो कॉरेस्पॉन्डेंट था उसको जेल में डाल दिया। तो कम से कम ये भी क्लेम कर लो ना कि पाकिस्तान ने क्या किया, अगर शर्म है, हमें गैरत है कोई। लेकिन उनको तो अपनी फेस सेविंग, अमिताभ बच्चन अपनी फेस सेविंग तो करनी है ना भारत में। ब्रिगेडियर साहब, इंडिया को अपनी फेस सेविंग तो करनी है ना, वो अपनी आवाम के सामने अपना
इंडिया को अपनी फेस सेविंग तो करनी है ना, वो अपनी आवाम के सामने अपना कुछ तो रखेंगे अपनी इज्जत। ये तो फेस सेविंग नहीं है ना कि उनका इंडियन आर्मी चीफ सो रहा था, भांग पी के सो रहा था या हल्दी पी के सो रहा था या वो अपना जागा होता, वो उठता है वो नींद से 3 महीने बाद 3 महीने बाद उठता है, एक प्रेस स्टेटमेंट करता है, उसमें कहता है हमने पाकिस्तान की शहजाद गिराया। उससे इंडिया के लोग पूछते हैं कि यार तो तस्वीर दिखा दो। हाँ, जर्नलिस्ट वो आस्किंग के भाई कोई प्रूफ दे दे, कोई एलिबाइज दे दे। मैं क्यों ना कहूँ कि मैं यहाँ क्यों ना कहूँ कि चलो इंडियन एयर चीफ ने कह दिया 15 अगस्त की वजह से, जैसे अमिताभ बच्चन 15 अगस्त को, मतलब इतना बेगैरत है अमिताभ बच्चन होगा, मुझे नहीं पता था, क्योंकि उसका बड़ा एक स्टेचर है दुनिया में। अच्छा, वो वहाँ भी अदाकारी कर रहा था, अदाकार है ना, तो अदाकारी कर रहा था वहाँ। नहीं, अदाकारी करने का भी कोई लेवल होता है ना यार, कोई लेवल से तो आपको इनके जर्नलिज्म का लेवल पता है, तो अदाकारी का लेवल भी सामने आ गया है। बिल्कुल वही बात है, जिस तरह से जर्नलिस्ट हैं उसी तरह के अदाकार हैं। आपने देखा होगा भारत में जो अंदरूनी खाना जंगियां हैं, जो इनके अपने ही मीडिया इनके खिलाफ बोल रहा है, जो इनकी ओपोजिशन इस वक्त बहुत मुखालफत करती हुई नजर आ रही है, और इस वक्त मोदी की हुकूमत भी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है कि जिस तरह से ये जंग के बाद जो ये नाकामी इन्होंने फेस की है, इसके बाद अब इस हुकूमत जो ये मोदी की हुकूमत है वो ज्यादा देर चलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो क्या आप समझते हैं कि इनके जो अंदरूनी और बैरूनी जो हालात हैं, इसके बाद इनके ये जो अमन के दावे हैं, क्या इनके इक़दाम होते हुए नजर आ रहे हैं? मेरी तरह से मोदी जो है जहन्नुम में। मोदी जो है वो जो बीजेपी का जो आरएसएस की जो लीडरशिप है ना, वो सारे ही मोदी उनके बाप ही है। अमित शाह वो उसका बाप है, झूठ बोलने में, नफाक में, मजहबी दहशतगर्दी में, मुसलमानों को मारने में, माइनॉरिटीज को मारने। ये तो वो कौम है जो अपनी ही, आपको पता है हिंदू कौम में हिंदू के अंदर 2 कौम है, एक दलित है, एक ब्राह्मण है। और इंसिडेंटली इंडिया में दलित ज्यादा है, ब्राह्मण कम है। ये दलित को अनटचेबल्स कहते हैं। आप मुझे दुनिया का कोई रिलीजन उठा के बहुत ही गलत, बहुत ही अछूत कहा जाता है, बहुत ही गलत। कहीं दुनिया का कोई रिलीजन उठा के बताया जिसमें अछूत का कॉन्सेप्ट है। ये तो अपने ही लोगों को मारते हैं। अपने ही लोग, लड़की थी वो इनके मंदिर में पानी पीने चली गई। बल्कि मुझे समझ नहीं आता कि इनके अपने ही लोगों में ये रेवोल्यूशन क्यों नहीं स्टार्ट हो जाती, ये मुखालफत और ये जो है ना बगावत क्यों नहीं हो जाती कि अभी तक ये लोग दलित लोग जो हैं वो गुलामी सह रहे हैं, अभी तक ये लोग आजाद नहीं हुए। बात ये है कि जब आप हाई हैंडेडनेस करेंगे और मजहब को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आप बताएं ना, जिस मुल्क में गोबर खाया जाता हो और पानी पेशाब किया जाता हो, जो नरेंद्र मोदी भी करता है, तो उनके दिमाग में गोबर ही भरा होगा ना। हाँ। अब बीजेपी के जो लीडरशिप है, उसका एक लीडर पिछले दिनों कह रहा था, जब पाकिस्तान इंडिया की जंग ये हो रहा था, उससे पहले कहता है जी अगर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो तो आप इस तरह कीजिएगा कि अपने जिस्म पे गाय का गोबर लगा लीजिएगा, तो आप ताबकारी के असरात से बच जाएंगे। अब उसको मैं क्या कहूँ, मुझे बताएं, जब अकल ही नहीं है इनके पास, इतनी सिविक सेंस और इतनी हाइजीन ही नहीं है इनके अंदर, तो फिर इनसे हम कोई अच्छी चीज कैसे एक्सपेक्ट करें? उसके जितने पैरोकार, उन्होंने लोगों को इस तरह मजहब के ऊपर इस तरह एक्सप्लॉइट किया हुआ है। ये आरएसएस का जो कॉन्सेप्ट है, ये इनके जो 85,000 शाखाज है इनके, जहाँ पे ये लोगों को ट्रेन करते हैं। और ये इनका एक क्वालिटी इनकी एक ये है कि ये असल में बुनियादी तौर पर इंडिया में नाजायज औलाद बड़ी पैदा होती है। लोग जो होते हैं उन बच्चों को छोड़ जाते हैं मदरसों, अपना मार्केटों के बाहर, कचरा कुंडी में, टोकरी में, वहां से ये आरएसएस के जितने वर्कर हैं उन लोगों को उठाते हैं और लाके अपने जो ये शाखाज है वहां पे इनको ये फिर पालते हैं, फिर इनको ट्रेन करते हैं। और जब ये ट्रेन करते हैं तो इनके सिलेबस में सिर्फ मुसलमान दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी डालते हैं। फिर ये ओथ लेते हैं, जिस तरह हिटलर और मैसोनेनी के वो ओथ लेते थे, हेट हिटलर करके कि ये करते। तो ये जो दहशतगर्दी पे मबनी वो लोग निकल के आते हैं, जिनका एक फ्रेमवर्क के तहत दिमाग को तब्दील किया होता है, उनके दिमाग में तो यही नफरत ही भरी होगी ना, तो वो नफरत की हर चीज को एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, भारत की बात हो ही रही है तो एक चीज़ का और ज़रा सा मैं चाहूँगा कि तड़का लगा दिया जाए। अक़लियतों की हम देखते हैं कि उनकी पूरी कैंपेन चल रही है, उनकी पूरी एक मुहिम शुरू हो चुकी है। खालिस्तान मूवमेंट की बात कर लें, या फिर वहाँ पर जो तामिल हैं, या फिर जो दूसरे ज़बानों के लोग हैं, वो बड़ा स्पीड अप हो चुके हैं उनकी कैंपेन्स और उनकी जो एक जद्दोजहद है, स्ट्रगल है। तो फिर ये कैसी जमहूरियत है? ये जमहूरियत के दावेदार क्यों बनते हैं ये? इसने कहा वहाँ जमहूरियत है? आपने देखा नहीं कि वहाँ पे दिल्ली में एक चीफ मिनिस्टर था केजरीवाल, उसने कितना दिल्ली को चेंज किया था, और मैं उसका बड़ा तारीफ करता हूँ। हालांकि इंडियन लीडरशिप में आता है वो, लेकिन उसने
जिस तरह लोगों के लिए काम किया, वहाँ जिस तरह उसने एजुकेशन की हालत बदली, गवर्नमेंट के स्कूल्स की हालत बदली, एक बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग इंसान था। उसको क्या किया इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने, उसको और उसकी आम आदमी पार्टी थी, उसके 100 बंदों को उठा के जेल में बंद कर दिया। तो जिस मुल्क में भी फैशिज्म होगा, जहां आप लोगों की आवाज को उठने दें, देखिए जिस मुल्क में आप लोगों की आवाज को उठने नहीं देंगे वो फैशिज्म कहलाएगा, और वो लीडरशिप जो होगी वो जमहूरी लीडरशिप नहीं होगी, वो फैशिस्ट लीडरशिप होगी। तो ये जो फैशिज्म मैंने आपको बताया, जो जेनोसाइड जो इंडिया के अंदर हो रहा है, अब देखिए आप इंडिया में छत्तीसगढ़ से ऊपर चले जाएं, आप ये माओ इंसर्जेंसी चल रही है जिसको माओइस्ट है, वहां पे वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ नहीं रखना चाहते, वो 34 डिस्ट्रिक्ट में वो चल रही है। उसको इंडिया ने पिछले 15 साल से रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया हुआ है, और वो जो है उनकी पार्टी ULFA जो है वो उनके साथ डरती है, उनके साथ वहां पे इंडिया को घुसने की इजाजत नहीं है, उनकी फौज। तो ये सिखों की मूवमेंट चल रही है बहुत सारी। अभी खालिस्तान की जो मूवमेंट थी और उन्होंने जब सिखों को मारा, तो आपने देखा होगा कि कनाडा के अंदर खालिस्तान की एम्बेसी खुल गई है, तो कनाडा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज ए सेपरेट एंटाइटी, एज ए सेपरेट स्टेट, और वहां उसका रेफरेंडम हो रहा है, अभी दुनिया पूरी में रेफरेंडम हुआ है। तो ये जो हाई हैंडेडनेस होती है, जहाँ आप लोगों को गन पे मारते हैं, पैलेट गन से मारते हैं, उठा के जेलों में बंद कर देते हैं, कांगरू कोर्ट के जरिए आप जो उनको सजाएं दे देते हैं और उनको निकलने नहीं देते बाहर, उनके ऊपर चार्जेस लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा केजरीवाल के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए वो बड़े फ्रिवोलस किस्म के थे, शराब से ताल्लुक रखते थे। जहां भी इस किस्म की लीडरशिप जब ये काम करेगी तो लोग जो है वो उनके अंदर तो लावा पकड़ा होता है और वो लावा निकल के एक दिन सामने जरूर आता है, और इंडिया में भी सामने आएगा। इंडिया टूटेगा, मुख्तलिफ स्टेट में मुख्तलिफ चीजों में बटेगा, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और मैंने आपको बता दिया कि इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जो है, जो हिटलर मैसोलिनी प्लस उससे भी ज्यादा जलील तरीन आदमी है, और बेगैरत और बेशरम किस्म की नफरत पर मबनी लीडरशिप है। जो लीडर नहीं होती है वो बाजारी गुंडों से भी नीचे होते हैं। वो बाजार में आप जाएं ना, गांव में जाएं, एक बंदा खड़ा होता है चटपुटिया किस्म का, जो उससे नीचे वाला होता है उसको गालियां मार रहा होता है, और जब उससे ऊपर वाला कोई चीज आ जा आके उसको मारता है तो फिर उसके सामने वो बैठ के उसके कदमों में गिर जाता है, जैसे अभी ट्रम्प इनके साथ कर रहा है। और ये जो है उसको भीगी बल्ली बन के इधर से और उधर से निकले जा रहे हैं। आपने जयशंकर को देखा था किसी जमाने में वो किस तरह चलता था, आज जब उनको मार पड़ी है इंटरनेशनल लेवल पे, न सिर्फ पाकिस्तान ने मारा है बल्कि बहुत सारे और मुल्क ने उनको डिप्लोमेटिकली टारगेट किया, क्रिटिसाइज किया, तो इस वक्त वो देख लीजिए उनका क्या हाल है। तो ये जब आप आपकी पॉलिसी आपकी झूठ पे, बेगैरती पे और मजहबी दहशतगर्दी पे मबनी होंगी जिस भी मुल्क की, आप वो तो आप देखें ना, जर्मनी की एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने। जर्मनी ने अपने आप को सुपीरियर समझा था रेस के ऊपर, और उन्होंने कहा था कि हम दुनिया को कैप्चर कर लेंगे। हुआ क्या, जर्मनी अल्टीमेटली सेकंड वर्ल्ड वॉर में 2 हिस्सों में टूट गया था। सही बात है। बर्लिन वॉल बन गई थी, यूरोप पूरा। तो अब ये जो चीजें हो रही हैं, ये इनके मुंह पे तमाचा है, लेकिन ये इतने बेगैरत है कि तमाचे को भी नहीं देखते ना। बिल्कुल, लेकिन आपने देखा कि देयर आर ओनली 2 टेररिस्ट स्टेट इन दिस कंट्री, इन दिस वर्ल्ड, के जो आपने देखा कि 2 ही दहशतगर्द रियासतें हैं, इसराइल हो गई और भारत। दोनों का एक ही बयानिया है, एक ही उनका नैरेटिव है। एक का अखंड भारत है, एक का है ग्रेटर इसराइल। यानी कि ना वो खुद चैन से रहते हैं, ना वो दूसरों को रहने देते हैं, और वो बस अपने किसी तरह से एक्सपेंशन पॉलिसी को अमल दरामद करना चाहते हैं उसकी, कि किसी तरह से ये दोनों ही अकेला नहीं है। जी जी, इजराइल अकेला नहीं है। जब भी आप इजराइल का नाम इसराइल हो या भारत हो, दोनों को अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। तो इसका मतलब है कि फिर तो दुनिया भर, मतलब ये तो 1947 से ये चला आ रहा है, फलस्तीन भी पिस रहा है, कश्मीर भी पिस रहा है, कोई आजाद नहीं हो पाएगा इस तरह। तो फिर ये जंगे मजीद तूल इख्तियार करेंगी। जी जी, जंगे तूल इख्तियार करेंगी, इसलिए कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन जो थी उसकी वो तो अपना काम सर अंजाम नहीं दे रही ना, और हर मुल्क की अपनी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है। पाकिस्तान एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन नहीं रखता, पाकिस्तान अपने नेशन स्टेट को अपने बॉर्डर के अंदर रहता है। हम कश्मीर का मुकदमा इसलिए लड़ते हैं कि कश्मीर के अंदर भारत काबिज है, और भारत ने कब्जा किया था 1947 में। वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जो रोला पाते हैं ना, वो याद रखिएगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब, और भारत की असल में ना समझने की बात है कि भारत की बुनियाद जो है ना वो गैर इखलाकी बदफेली और दहशतगर्दी पे मबनी है। और उसके 2 बड़ी मिसालें हैं। पहली मिसाल ये है कि उन्होंने एक महीने बाद वो जिसको बाप कहते हैं गांधी, जो अमन का प्रचार कर रहा था, उसको RSS ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी थी, और वो आज
भारत में पावर में है, तो दहशतगर्दी एक महीने बाद दहशतगर्दी हो गई और मार दिया, तो इसका मतलब है दहशतगर्दी का जो खून है वो भारत की बुनियादों में शायद। दूसरा है बदफेली, और वो बदफेली थी नेहरू की, इसलिए कि नेहरू के नाजायज ताल्लुकात थे एडवेना माउंटबेटन से, जो लॉर्ड माउंटबेटन की बीवी थी। बिल्कुल तो उसकी बेटी ने भी किताब छाप दी है, माउंटबेटन की बीवी ने भी किताब छापी थी, उन्होंने वो सारे इश्किया खत छाप दिए थे जो नेहरू ने उसको लिखे थे। तो वो उसके ऊपर प्रेशराइज करके नेहरू ने कश्मीर हासिल किया, जिसमें फिरोजपुर और पूरा जो पाकिस्तान के अंदर आ चुके थे, वो दोनों जो थे वो उन्होंने जबरदस्ती 3 दिन तक उनकी अनाउंसमेंट रुकी रही थी और 3 दिन बाद वो भारत में शामिल किए गए थे। तो वो कश्मीर फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए भारतीय आर्मी जो थी वो लैंड कर गई श्रीनगर एयरपोर्ट। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो भारत की आर्मी एक दिन पहले लैंड कर दी थी, महाराजा के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो एक दिन बाद साइन हुआ था। इसका मतलब है भारत ने पहले दिन से एक ऑक्यूपेशनल आर्मी के तौर पर, गजबनाक आर्मी के तौर पर, एक तसल्लुत के तौर पे भारत ने जम्मू और कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। तो पाकिस्तान का क्लेम इसी बेसिस पे है कि इंडिया ने जबरदस्ती वहां कब्जा किया, और जो असूल था पार्टीशन का कि जहां मुसलमान ज्यादा रह रहे होंगे वो इंडिया में पाकिस्तान में जाएगा, या हिंदू ज्यादा होंगे मुसलमान वहां इंडिया में जाएगा, उसकी खिलाफ वर्जी करके इंडिया ने 5 से 26 प्रिंसली स्टेट्स थी, आपको पता होगा। तो उसकी कब्जा करके जूनागढ़ पे भी उन्होंने कब्जा किया, उसकी खिलाफ वर्जी करके उन्होंने कश्मीर पे भी कब्जा किया। इसलिए पाकिस्तान कहता है कि नाजायज कब्जा है, और इसका कब्जा जो है कश्मीरी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक के तहत बुरहान वानी और आसिया अंद्राबी जैसे लोग और मकबूल बाज जैसे लोग और यासीन मलिक जैसे लोग, ये लोग, और जो अली गिलानी की लाश जो है वो वादा करके गई है कि जी कश्मीर इंशाल्लाह एक दिन आजाद होगा, और कश्मीरी मुजाहिदीन उसको आजाद कराएंगे, यूएनओ आजाद नहीं करवाएगा। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल ये है कि ठीक है भारत की बात हो गई, पाकिस्तान का क्या किरदार है? और पाकिस्तान ने ये जो अभी बनियान मरसूस ये पूरी जंग जीती है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर एक तो हमारा डंका जो है वो बजना शुरू हो गया है, दूसरी तरफ हमने जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को फेल किया है बजरिया भारत को शिकस्त देकर, ये भी पता चल गया कि हम डेटरेंस में कैसे हैं। इस वक्त हमारी सिचुएशन इंटरनेशनली कैसा है, और आप इसको अपने माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में कैसा देखते हैं? हमारी आज की जो सिचुएशन है वो है मिलिट्री विक्ट्री की वजह से। हमने अपने पावर पोटेंशियल का मुजाहरा करके, जो मिलिट्री पावर पोटेंशियल उसके जरिए हमने दुनिया को बताया कि जी हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। उसके साथ हमने अपनी डिप्लोमेसी की, और सफारती महाज पे भी कामयाबी हासिल, दुनिया को मैसेज दिया, वो भी बड़ा मैसेज दिया और लोगों ने समझा। फिर हमारा तमाम बयानियां जो है वो रियलिटी पे और फैक्चुअल हालात पे मबनी था। हमने बताया कि जी हमारा कितना डैमेज हुआ है, और हमने बताया कि इंडिया का कितना डैमेज। हमने उसके ऊपर पूरी की पूरी, हमारे एयर मार्शल औरंगजेब ने, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब ने पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो लोकेशंस बताई, जो टेक्निकल लोकेशन थी, वो फ्लाइट बताई, वो लोकेशन बताई, किस तरह हमने जहाज गिराए। तो जो लोग समझते हैं वॉरफेयर को, जो लोग जानते हैं कि आजकल सैटेलाइट का जमाना है, कोई चीज छुपी नहीं रह सकती, और सैटेलाइट हर चीज को जो डिटेल कर रहा होता है, एवरी फ्लाइट इज बीइंग रिकॉर्डेड। अभी आप एक फ्लाइट रिकॉर्डर एक ऐप है, उसके ऊपर जाएं, अगर आप उसको दर्ज करें तो दुनिया में जहां जहां जितने जहाज टेक ऑफ कर रहे होंगे या एयर में होंगे, वो आपको उसके ऊपर फ्लाइट रिकॉर्डिंग के ऊपर आप अपनी फ्लाइट का नंबर टाइप करें, वो आपको लोकेशन दे देगा। तो ये आजकल दुनिया इस हाल में रह रही है। तो पाकिस्तान ने वो तमाम चीजें बताई, भारत वो चीजें नहीं बता सका, इसलिए लोगों ने कहा पहलगाम पे नहीं बता सका। उन्होंने कहा, दुनिया ने कहा सबूत दो, उन्होंने कहा सबूत तो कोई नहीं है, उन्होंने कहा जाओ जादू में जाओ फिर। तो दुनिया ने उस बात को बिलीव नहीं किया। लेकिन अब जरूरत इस अमर की है कि जो विक्ट्री आपने हासिल की, पाकिस्तान के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, गवर्नेंस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कल आपके परसों आपके वजीर खजाना ने कहा कि हमने सबसे ज्यादा इजाफी तरजीह दी, $41 बिलियन का हमने, कहाँ से पे करेंगे वो? मिलिट्री विक्ट्री से तो पैसा पे नहीं होता, कहाँ से पे करें? IMF से और कर्जा लेंगे, लोग मर रहे हैं। बिल्कुल, अवाम के लिए तो कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन का जो हाल है वो आपको पता है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जिस तरह बढ़ रही है, कल ही आपका यौम आजादी था, तो आपके वहाँ पे KPK में और जगह पे 5-6 अटैक हुए थे। पेशावर का थाना असल खेल, वहाँ पे अटैक हुआ था दहशतगर्द। वहाँ 3 घंटे तक वो बेचारे पुलिस वाले बड़ी बहादुरी से लड़ते रहे। तो मेरा मतलब है कि इन चीजों को अगर कंट्रोल करेंगे और हमारी हुकूमत इन पे इनवर्ड लुकिंग होगी, वो तो विक्ट्री जो होनी थी हो गई, दुनिया ने मान लिया। अब उस विक्ट्री से फायदा उठाने की जरूरत है।
बिल्कुल। उस स्ट्रेंथ से फायदा उठा के अपनी इंटरनल चीजों को ठीक करने की जरूरत ठीक है। अगर दोनों चीजों को कंबाइन कर लेंगे तो पाकिस्तान हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। बिल्कुल, पाकिस्तान का इंशाल्लाह ब्राइट फ्यूचर ही होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं क़याम अमन के लिए जो ये पावर पॉलिटिक्स है, इसमें देखा जाए तो जो अमेरिका है, ऐसे ममालिक का कोई ना कोई नेशनल इंटरेस्ट होता है, इसराइल से हो गया या भारत से हो गया, जिसकी वजह से जो है वो उनकी बात सुनते हैं और फिर वही करते हैं जो वो ममालिक कहते हैं। तो सबका अपना अपना कोई ना कोई नेशनल इंटरेस्ट एक दूसरे ममालिक के साथ जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से जो हालात जैसे हैं वैसे ही चलते रहते हैं। आप क्या समझते हैं इसमें जो है क़याम अमन किस तरह मुमकिन हो सकता है जब आपस में एक दूसरे से मफादात जुड़े हों? दुनिया में बहुत ब्लॉक्स बन रहे हैं, ब्रिक्स है, एससीओ है, क्वाड है, और ये इसीलिए बन रहे हैं कि आप कनेक्टिविटी क्रिएट करें। अब इस खत्ते में क्योंकि सार खत्म हो गया है तो आवाजें आ रही है कि एक नया ब्लॉक बनेगा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, इनको मिला के बनाया जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी होती है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का मौका देती है। दूसरी बात ये है कि आपको दुनिया में, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि अगर आप ये सोच सकती है कि दुनिया में जंगें खत्म हो जाएंगी, वो नहीं हो, क्लैशेस खत्म हो जाएंगे, वो नहीं हो। बिल्कुल, आर्म और एम्यूनिशन का भी, असलहा की दौड़ भी तो चलनी जरूरी है ना। और इंसान की नेचर है ना, नेचर ये है कि आप कभी सारे लोग एक तरह नहीं सोचते और सारे लोग पीसफुल नहीं रह सकते। अदरवाइज तो दुनिया में अमन कुछ कोई ना, कोई मुल्क हथियार ना बनाए, कोई मुल्क डेवलप के, ठीक है। अब वो दुनिया ने हथियार भी बेचते हैं, अमेरिका ने भी बेचते हैं, रूस ने भी बेचते हैं, चाइना ने भी बेचते हैं, ब्राजील ने भी बेचते हैं, तो वो भी उनकी भी मार्केट है। इंडिया, अमेरिका की बहुत बड़ी जो इकोनॉमी है वो हथियारों की सेल से चलती है। तो इंडिया, अमेरिका तो चाहेगा दुनिया में जंगें जारी रहे। कभी आपने देखा नहीं कि $22 बिलियन की अमेरिका ने, ये बैरी सैंडर्स ने कल एक खिताब किया, बैरी सैंडर्स ने, एक कांग्रेसमैन है, उन्होंने लिस्टें दिखाई है कि देखी थी कि 80,000 ये बच्चे हैं जिनकी लिस्टें, जिनके नाम जो है वो वाशिंगटन पोस्ट में छपे। उन्होंने पूरी लिस्टें उठा के पेश कर दी। उन्होंने कहा अमेरिका ने $22 बिलियन की इमदाद दी है, यानी 70% वॉर जो है इजराइल में वो अमेरिका ने फाइनेंस की है। किसने? जो बाइडन ने की है। जो बाइडन की जलालत आपको पता ही है कि कितना बड़ा जलील इंसान था वो, और क्या उसने किया अमन को तबाह करने के लिए। तो हर मुल्क को अपना फिर इंटरेस्ट रख के काम करना है, हर मुल्क को अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करना है, हर मुल्क अपना नेशनल इंटरेस्ट वॉच करता है। उसको वॉच करके आप मुख्तलिफ कनेक्टिविटी का हिस्सा बने और अपने पॉइंट को लेके आगे चले। दुनिया को अमन की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर आप वॉर इम्पोज हो जाए तो फिर अमन का तो आप बैंड नहीं बजा सकते। ठीक है, आखिर में जल्दी से एक और सवाल का जवाब दे दीजिए कि हमारे मीडिया, सिविल सोसाइटी और नौजवान नस्ल किस तरह से क़याम अमन में अपना किरदार अदा कर सकते हैं? मीडिया तो कर रहा है, बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया मीडिया ने। पाकिस्तान की मीडिया ने गूदी मीडिया के मुकाबले में, यानी गूदी मीडिया इंडिया का, जिसको दुनिया ने कह दिया कि वॉर मॉन्गरिंग मीडिया, पाकिस्तान को नहीं कहा वॉर मॉन्गरिंग मीडिया। तो पाकिस्तान के मीडिया ने अपना, और यही करना चाहिए कि सच को सामने लेके आए और चीजें जिस तरह होती है उस तरह उनको रिपोर्ट करें। और यूथ जो है, यूथ पाकिस्तान में बहुत बड़ा यूथ बल जाए, लेकिन दुनिया, अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान में बड़े हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहा है। जो यूथ बेचारा निकलता है मेडिकल कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, इतना पैसा खर्च करके उसको जॉब नहीं मिलता है। जब उसको जॉब नहीं मिलता और डिसग्रेंटल हो जाता है, फिर वो बाहर देखना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान से बाहर जाऊं। तो अच्छे लोग बाहर से पाकिस्तान से चले गए। अगर ये ब्रेन ड्रेन हो गया तो पाकिस्तान में फिर नालायक लोग ही होंगे ना जो रह जाएंगे। तो हमें कोशिश हुकूमतों को करनी चाहिए कि आप बहुत ज्यादा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बजाय, जहाँ आप लोगों को गालिबन घर पे बैठ के बैगर बना रहे हैं, इससे बेहतर आप इंडस्ट्री स्टेब्लिश करें और उसके अंदर इन्वेस्ट करें, वहाँ लोगों को जॉब दें, ट्रेड दें, बिजनेस चलाएं, कनेक्टिविटी करें। अगर अमेरिका कह रहा है हम यहाँ बिजनेस करेंगे तो हम अपना इंटरेस्ट रख के वो चीजों को करें, और हम जितनी उस अपॉर्चुनिटीज उस तरह क्रिएट करेंगे यूथ के लिए, उतना ही यूथ पाकिस्तान से एंगेज होगी। ठीक है, ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर गजनफर साहब मौजूद थे और बड़ा खूबसूरती से जो है वो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर अमन की ज़रूरत किस तरह से, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये तमाम चीज़ें समझने की कोशिश की। लेकिन इन दी एंड ये बताते चलें कि जो भारत अपनी ये गीदड़ भपकियाँ हैं और ये जो बिठाया है अमिताभ बच्चन के साथ, और उसने भी अदाकारी ही की है क्योंकि अदाकार है, और मक्कारी की अदाकारी के साथ साथ तीनों अफवाज बिठाकर जो ब्रीफिंग दिए
सलाम है आपको, झूठ इतनी दीदा दिलेरी से। वो कहते हैं ना कि चोरी मतलब जो ऊपर से इनके, सीना जोरी, यही आपकी कमजोरी है। जो आपके जो एंटरटेनमेंट के ये जो हैं अमिताभ हो गया, ये इतने बड़े बड़े नाम, ये भी पॉलिटिक्स की नजर हो गए। प्रेशर होता है, प्रेशर मतलब प्रेशर तो इन हुकूमती पर पड़ा है, प्रेशर। लेकिन ये कि समझे कि ये सारे जिंदगी के लिए अपना जो एक मुकाम था ना, वो सबकी नज़र में खो बैठे हैं, क्योंकि हम ही पाकिस्तान और दुनिया भर से ममालिक में जो इनकी फिल्में देखी जाती थी तो उनको बहुत सराहा देखिए, जाता था, आर्टिस्ट लेकिन पे जैसे बड़ा- ये लोग पॉलिटिक्स में आके इन्होंने ये किरदार अदा करना शुरू कर दिया ना, तो एकदम से सब लोग इनसे देखिए, मुतनफ़िर हो गए। आर्टिस्ट पर बड़ा प्रेशर होता है, वो प्रेशर हम समझ सकते हैं। अमिताभ साहब, आपके ऊपर था, झूठ बोलना पड़ा, मक्कारी करनी पड़ी, लेकिन अगर कभी मौका मिले तो इसकी सच्चाई, इसका खुलासा भी कर दीजिएगा अपने और सोशल मीडिया के यकीनन जरिए एक ना। दिन जरूर आएगा हाँ, कि हाँ, आप आएगा। लोग खुद अपने मुंह कि से मैं- इसका I was under pressure at that time। बिल्कुल। और जैसे सोनाक्षी सिन्हा ने भी जिस टाइम ये जंग की सूरत हाल क्रिएट हो रही थी, उन्होंने कहा था कि ये हमारा मीडिया किस तरह की खबरें पेश कर रहा है और इस तरह का तो कुछ भी नहीं है, बहुत एक्सट्रीमिस्ट और वाइल्ड हो रहे हैं। तो वो उन्होंने भी इस चीज़ का इकरार किया था और सबने क्या कहते हैं उसको देखा था। तो कुछ ना कुछ तो इन्हीं में से पढ़े लिखे लोग बोल पड़ेंगे। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, वाइंड अप करते हैं इसको। तमाम लोगों का शुक्रिया, मेरी पूरी टीम, मेरी को होस्ट और तमाम टैलेंटेड गेस्ट का, जो मिलकर प्रोग्राम को अच्छा बनाते हैं। कल तक के लिए, बल्कि कल भी नहीं, हाँ अब तो मंडे को, मंडे नहीं। को, कल फ्राइडे को भी हमारा कल शो। देखें, दिमाग, जिंदगी इतनी तेज चल रही है हाँ। कि वीक कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। तो नहीं, आपका वीक भी अगर जल्दी गुजरता है तो वो भी बताइएगा सोशल मीडिया पे कमेंट करके। आज ही फ्राइडे है, फिर मेरे ख्याल में हम मंडे को मुलाकात करते हैं। स्टे विद अस। यस, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।